हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंदड़ा फ्रॉम कोलकाता और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सीरीज, जहां पर वी स्टार्टेड ऑफ विद द टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग, जिसका 2 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ डिस्कशन किया गया। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजिंग के डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो प्राइमरली है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको डेलीगेशन समझाते हैं एक साधारण लेमैन की तरह। डेलीगेशन का मतलब हो गया जो काम पहले एक सुपीरियर कर रहा था, अब उसी काम को अब उनका सबऑर्डिनेट करेगा। जो काम पहले सीनियर कर रहा था, अब वही काम जूनियर करेगा। ये सिंपल इतना ही है डेलीगेशन। लेकिन अगर इसको टेक्निकली समझे तो टेक्निकली आपको डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन इज अ प्रोसेस। डेलीगेशन इज अ प्रोसेस जहां पर हम लोग 3 चीज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्यूटी असाइन करते हैं। सबसे पहला काम हो गया असाइनिंग ड्यूटी। सर असाइनिंग ड्यूटी का मतलब क्या हो गया? सर ड्यूटी का मतलब क्या हो गया? ड्यूटी का मतलब हो गया टास्क टू बी परफॉर्म्ड। सर ड्यूटी का मतलब हो गया गोल्स टू बी अचीव्ड। उस काम को हम लोग असाइन करते हैं। सर कौन असाइन कर रहे हैं? सुपीरियर। सर किसको असाइन कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट को। सर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ड्यूटीज असाइन करे। सर ड्यूटी का मतलब टास्क टू बी परफॉर्म। सर ड्यूटी का मतलब हो गया गोल्स टू बी अचीव। हम लोग उनको डेलीगेट कर दिए। किसने किया? सर सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को किया। जो काम पहले सुपीरियर करता वही काम उनका सबऑर्डिनेट करेगा। यहां तक क्लियर है? सर ड्यूटी असाइन कर दिया। ड्यूटी असाइन करने के बाद वी एंट्रस्ट अथॉरिटी। एंट्रस्ट अथॉरिटी का मतलब हो गया उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए उनको कुछ अधिकार देना, राइट देना। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। द आंसर इज नो। अथॉरिटी और पावर में डिफरेंस है। अथॉरिटी का मतलब हो गया अधिकार, अ राइट। सर किस तरह का राइट? अ राइट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सुपीरियर। हम लोगों ने क्या किया? अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी दिया। आई एम अ सुपीरियर। मैंने अपने सबऑर्डिनेट को राइट दिया। किस चीज का राइट दिया? राइट दिया कि भाई तुम एक काम करो, इस ड्यूटी को पूरा करते समय मेरे बिहाफ में एक्ट करो, मेरे बिहाफ में डिसीजन लो, मेरे बिहाफ में ये डिसाइड करो रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करना है। जो काम पहले मैं कर रहा था, जो पावर पहले मेरे पास था, वो पावर अब मैं तुमको दे रहा हूं। ऑब्वियस सा बात है, मैं लिमिटेशन जरूर लगाऊंगा पावर में, बट जो काम पहले मैं कर रहा था वो काम अब आपको करना होगा। ध्यान क्या रखना होता है इसमें? जब भी आप अपने सबऑर्डिनेट को कोई पावर दे रहे हो तो आपको पावर या राइट हमेशा एडिक्वेट देना चाहिए। सपोज आपको ड्यूटी परफॉर्म करना है, उस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपने उनको अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दिया तो वो अपने पावर का अब्यूज करेंगे, पावर का मिसयूज करेंगे। और जितना ड्यूटी पूरा करना है, अगर आपने उसके लिए अथॉरिटी कम दिया तो वो अपने ड्यूटी को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो आपने सबसे पहले ड्यूटी असाइन कर दिया, अथॉरिटी एंट्रस्ट कर दिया। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करना पड़ेगा। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। हम लोग अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं कि भैया अगर आपको काम मिला है तो आपको काम करना होगा, अगर आपने काम नहीं किया तो यू विल बी हेल्ड आंसरेबल। जवाबदारी आपको देना पड़ेगा कि भैया आपने काम क्यों नहीं किया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग अपने ड्यूटी को डेलीगेट कर सकते हैं, अपने पावर को किसी और को दे सकते हैं। आई कैन गिव माई ड्यूटी टू समवन एल्स, आई कैन गिव माई पावर टू समवन एल्स, बट मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, इट कैन नेवर बी डेलीगेटेड, इट कैन नेवर बी डेलीगेटेड। आई थिंक आपको मेरा बात यहां तक समझ में आ चुका है। अब हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बोलता है सर ड्यूटी का मतलब क्या हो गया? सर ड्यूटी का मतलब हो गया टास्क टू बी परफॉर्म, गोल टू बी अचीव। मतलब सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बिहाफ में काम कर रहे हैं। सर जब भी ड्यूटी दोगे ना तो टारगेट सेट कर देना। टारगेट मतलब कि डे एंड में ना आपको कैश फ्लो बना के लेके आना है, डे एंड में ना आपको पीएल बना के लेके आना है, डे एंड में ना आपको ये काम करके देना है, ताकि मेजर कर सको ना कि भैया उसने काम किया भी है कि नहीं किया है। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। सर अथॉरिटी का मतलब अधिकार, राइट। सर क्या चीज का अधिकार? टू डिसाइड, टू एक्ट, टू यूज रिसोर्सेज एंड टू रिप्रेजेंट सुपीरियर। मेरे बिहाफ में आप एक्ट कर सकते हो, मेरे बिहाफ में आप डिसीजन ले सकते हो, मेरे बिहाफ में आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, मेरे को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कैन एक्ट, डिसाइड, यूज रिसोर्सेज मेरे बिहाफ में। हमेशा अथॉरिटी एडिक्वेट देना चाहिए ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन, आंसरेबिलिटी। काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। सर पावर डेलीगेट कर सकते हैं क्या? हाँ। ड्यूटी डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ। बट सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर। यू कैन नेवर एवर एवर डेलीगेट योर
रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेलीगेशन का एडवांटेज। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज, वहां पर भी इतना ही पढ़ने से आपका काम बन जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर आपने सुना होगा, मैथ्स के एक बहुत फेमस राइटर है, उनका बुक है, सीबीएसई वालों में पढ़ाया जाता है, बट आपने सुना होगा आर डी शर्मा। आर डी शर्मा शायद आपने बुक सुना होगा। तो आर डी शर्मा का बुक्स, आर डी शर्मा उनका नाम है। उन्होंने बुक कौन सा लिखा? मैथ्स का। अगर आपने आर डी शर्मा के मैथ्स बुक को सॉल्व कर लिया तो आपका मैथ्स बड़ा क्विक होगा और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा मैथ्स में। क्या ध्यान रखना है सर? आर डी शर्मा के मैथ्स का बुक को सॉल्व किया तो आपका मैथ्स क्विक होगा और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। आर डी शर्मा मैथ्स का बुक, मैथ्स बिकम क्विक एंड यू गेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला सर आर डी शर्मा, आर आर का मतलब सर रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। हम लोग डेलीगेशन में क्या कर रहे हैं? जो काम पहले मैं कर रहा था वही काम अब मेरा सबऑर्डिनेट करेगा। तो मैं तो फ्री हो गया ना, आई एम फ्री। अब मैं जब फ्री हो गया रूटीन जॉब से, डेली का काम का मेरे को टेंशन नहीं लेना है, मेरा दिमाग खाली हो गया, मेरा दिमाग फ्री है। अब हम अपने दिमाग को लगाएगा इंपॉर्टेंट चीजों में, बिजनेस के उन एस्पेक्ट्स को आई विल टच अपॉन जिससे हमारे बिजनेस का सक्सेस फेलियर डिसाइड होगा। नई नई चीजों के बारे में सोचेंगे, काम को कैसे करना है सर, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, सेल कैसे बढ़ाना है, नए नए इनोवेटिव चीजों के बारे में हम लोग सोचेंगे। सो जब हम लोग अपने रूटीन जॉब्स को ट्रांसफर कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तो मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसी। वो अपने समय का, अपने एनर्जी का, अपने टाइम का बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपने रूटीन जॉब्स को डेलीगेट कर देता है, ही बिकम्स फ्री एंड ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसी। ही कैन यूज हिज टाइम, एनर्जी, एफर्ट मोर प्रोडक्टिवली। आर हो गया सर डी का मतलब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। अब देखो, जो काम पहले मैं कर रहा था ना, वो काम अब आप कर रहे हो। मेरे को तो रिलीफ मिला ही, आई कैन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसी। बट जो काम पहले मैं कर रहा था वो काम अब आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका भी नॉलेज, आपका भी स्किल मेरे बराबर आ रहे हैं। आपके अंदर भी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट आ रहा है। सर एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया डिसीजन लेने का एबिलिटी, नए नए काम को करने का एबिलिटी। सो सबऑर्डिनेट भी सीखता है क्या क्या सर? डिसीजन मेकिंग, वो लीडरशिप सीखता है। एंड एज दे आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सिचुएशन एंड सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम। सर जो काम पहले मैं कर रहा था वो काम अब आप कर रहे हो। तो जब आप उस काम को करोगे तो आपके अंदर भी डिसीजन लेने का एबिलिटी आएगा, आपके अंदर भी लीडरशिप स्किल आएगा, प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका आएगा, सोल्यूशन निकालने का आप तरीका खोज पाओगे। तो आर हो गया, डी हो गया सर। आर मतलब रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, डी का मतलब एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। सर लोग एस में आते हैं, एस का मतलब हो गया स्पेशलाइजेशन। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने पहले भी टॉपिक पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? अपने काम को लोगों में बांट देना। जो काम पहले मैं कर रहा था वो काम मैंने 4 लोगों में बांट दिया। सर ये कैसे होता है? तो डेलीगेशन से ही डिवीजन ऑफ वर्क होता है। मैंने अपना काम इसको 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 डेलीगेट कर दिया। ए भाई तुम परचेज देखो, तुम सेल देखो, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तुम ये देखो। इससे क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन। एक आदमी को, मेरे को सारा काम नहीं करना है, परचेज वाले को परचेज का काम देखना है, तो मैंने क्या किया? परचेज का काम डेलीगेट किया, सेल का काम डेलीगेट किया। डेलीगेशन के कारण क्या हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क। जॉब्स आर डेलीगेटेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। ये हम लोग टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। डेलीगेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टॉप मैनेजमेंट के रिलीफ, एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। आर डी शर्मा, RDS। एम मतलब मैथ्स। मैथ्स के लिए क्या करना है? मोटिवेशन। सर सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा बात है। आप खुद सोचो, जब आप थोड़े से छोटे थे, दिवाली है मान लो घर पे, या कोई भी फेस्टिवल है, आपको कोई काम पूरा करने नहीं मिलता था। आपको पापा बोले काम करना तू ये कर, मेन काम मैं देखूंगा। मम्मी बोल रही है सब्जी चॉपिंग करो, आई विल डू द नीडफुल। आपको केवल थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। अब आप बड़े हो गए हो, आपको पूरा का पूरा काम मिल रहा है। यू गो एंड डू शॉपिंग, यू पुट द लाइट्स। आपके अंदर क्या एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। वही चीज है, डेलीगेशन प्रोवाइड्स स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन। अपने सबऑर्डिनेट्स को जॉब सेटिस्फेक्शन फील होता है, उनका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दे हैव अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव। कुछ चीज करने का उनके अंदर एनर्जी, जील आता है। तो डेलीगेशन का देखिए बड़ा फायदा है। डेलीगेशन एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। सर किस चीज में मोटिवेट करता है? उसको स्टेटस फील होता है कि चल जो काम ना पहले मेरा सर कर रहा था वो काम अब मैं कर रहा हूं। स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन। काम में सेटिस्फेक्शन फील होता है, खुद का अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। 3-4 वर्ड्स को अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यू कैन जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स लाइक स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, मोरल बूस्ट। इन सब वर्ड्स को आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो वी डन आर डी शर्मा, RDS।
एम हो गया। सर मैथ्स, अब क्विक ग्रोथ एंड मैथ्स फास्ट होगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगा। तो सर क्यू का मतलब हो गया क्विक डिसीजन। देखिए क्या हुआ, हमने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। सर केवल काम नहीं दिया, साथ में उसको अधिकार भी दिया। सर राइट भी दिया। सर राइट क्या दिया? टू एक्ट ऑन माई बिहाफ, टू टेक डिसीजन ऑन माई बिहाफ, टू यूज रिसोर्सेज अपने आप से। तो डिसीजन फास्ट होगा ना, वरना पहले क्या होता था, ड्यूटी मेरा, पावर मेरा, हर बार उसको आके मेरे को पूछना है, सर ये कर ले क्या, वो कर ले क्या, ऐसा कर ले क्या, वैसा कर ले क्या। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको ड्यूटी मिला, आपको पावर मिला, अभी आप अपने हिसाब से काम करो। तो सबऑर्डिनेट कैन टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग सुपीरियर। ऐसा नहीं कि आप सलाह मशवरा नहीं ले सकते हो, बट आपको अगर ठीक लगता है तो आप करो, क्योंकि आपको सर पावर भी मिले। मोर प्रैक्टिकल डिसीजंस कैन बी टेकन। ऑब्वियस सा बात है ना, आज अगर सपोज आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, हम अपने ऑफिस के एसी चेंबर में बैठा हुआ है, हाउ डू आई नो कि फैक्ट्री का वर्किंग कंडीशन क्या है? वो तो आप ही मेरे से बेटर समझ पाओगे, सबऑर्डिनेट ही बेटर समझ पाएगा कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, ऑन ग्राउंड क्या डिसीजन लेना होगा। आई थिंक आप मेरा बात समझ पा रहे हैं। एंड लास्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ऑब्वियस सा बात है, जब आप इतना कुछ करोगे, जब टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ हो गया, जब एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट हो रहा है, जब मोटिवेशन आ रहा है, लोगों के अंदर स्पेशलाइजेशन हो रहा है, डिसीजन फास्ट लिए जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना अनिवार्य है, निश्चिंत है, इनएविटेबल है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने बात करने वाले वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाम से समझ में आता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया जब टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का सारा पावर अपने खुद के हाथ में रखते हैं। ही रिटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मैटर्स दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सर डिसीजन लेना और पॉलिसी डिसाइड करना, ये काम कौन करेंगे? ये काम एब्सोल्युटली टॉप मैनेजमेंट करेंगे। हर दिन क्या काम होना है ये टॉप मैनेजमेंट बताएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब टॉप मैनेजमेंट ने अपने पावर को सिस्टमैटिकली लोगों में डिस्पर्स कर दिया। कुछ चीजों का पावर खुद के हाथ में रखा है, मेजर पॉलिसी वही बनाएंगे, मेजर पॉलिसी विल बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग टॉप मैनेजमेंट, मेजर डिसीजन टॉप मैनेजमेंट, बट सिस्टमैटिकली अपने पावर को लोगों में डिस्पर्स कर दिया। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है। एक बार हम लोग पढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग विद द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का पावर अपने खुद के हाथ में रखेगा। ही एक्सरसाइजेस स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज। हर काम के ऊपर वो सुपरवाइज करेंगे, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, इसको वैसे करो, स्ट्रिक्ट सुपरविजन। रिटेंशन एकदम पूरा है, सारा डिसीजन उनके हाथ में। और डे टू डे जो एक्टिविटीज में इंस्ट्रक्शन भी कौन देगा? टॉप मैनेजमेंट ही देगा। हर दिन आपको क्या काम करना है टॉप मैनेजमेंट बताएगा। अब देखिए ये ना कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप एक छोटे बिजनेस के एंगल से देखोगे तो वहां पर ये सब चीज आपको बहुत कॉमनली देखने मिलेगा। इनके अपने फायदे हैं, चीजें सारे कंट्रोल में रहती है, और इनके अपने नुकसान है कि भैया अगर टॉप मैनेजमेंट हर चीजों में इंटरफेयर करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा। लेकिन खराब भी नहीं, अच्छा भी नहीं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उनके नेचर के ऊपर, उनके स्केल के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। बट कई छोटे बिजनेसेस में आपको इस तरीके का मॉडल देखने मिलता है। हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, विच मींस सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ पावर। हम टॉप मैनेजमेंट ने अपने पावर को सिस्टमैटिकली लोगों में डिस्पर्स कर दिया है। टॉप मैनेजमेंट कुछ चीजों का पावर अपने खुद के हाथ में रखते हैं, मेजर डिसीजन मेकिंग, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर डिसाइड होगा, वो अपने पास रखेंगे। लेकिन बाकी चीजों को डेलीगेट कर देंगे, बाकी सिस्टमैटिकली पावर को डिस्पर्स कर दिया। हाँ, कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजर्स एट द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल आर गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। टॉप मैनेजमेंट ने अपने कुछ चीजों के बारे में पावर खुद के हाथ में रखा और बाकी चीजों को सिस्टमैटिकली डिस्पर्स कर दिया। ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब अपने पास सारा पावर रिटेन करके रखा है। हम लोग देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स के बारे में। सर सेंट्रलाइजेशन का मेरिट ठीक है, बट डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से टॉपिक को समझा है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे का एक्सटेंशन है। ठीक है, डेलीगेशन का जो फायदा है वही कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का भी फायदा है, क्योंकि डेलीगेशन में भी हम अपने काम को किसी और से करवा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम लोग अपने पावर को लोगों में सिस्टमैटिकली डिस्पर्स कर रहे हैं। तो यहां पर भी इसका एडवांटेज वही बनेगा जो हमने ऊपर पढ़ा था। सबसे पहला रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, हम इसको वापस से एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि इसको हम लोग ऊपर में डिटेल में बात कर चुके हैं। सर उसके बाद मोटिवेशन, ये भी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटर डिसीजन मेकिंग, ये भी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। सर एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट, ये भी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। खाली 2 पॉइंट हम लोग को नया पढ़ना है,
सुपरविजन, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। पढ़ेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंट सुपरविजन एंड कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण परफॉर्मेंस कैन बी इवेल्युएटेड अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। समझिएगा मेरा बात क्या, जब भी टॉप मैनेजमेंट अपने पावर को सिस्टमैटिकली डिस्पर्स करता है तो दे सेट सम स्टैंडर्ड कि सर आपको ना ये करना है, आपको मंथ एंड में इतने का सेल करना है, मंथ एंड में आपको इतना प्रॉफिट कमा के देना है, मंथ एंड में आपको इतना कॉस्ट कट करके दिखाना है। हमने क्या किया, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस उन्होंने किया, तो डिसेंट्रलाइजेशन के कारण हम लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं। हर एक डिसेंट्रलाइज यूनिट का, हर एक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एज स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड एंड देयर आर फ्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। से स्पैन ऑफ कंट्रोल एक टॉपिक है जिसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप एक समझो, कम्युनिकेशन बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, कोई तरीके के काम का ओवरलैपिंग नहीं होता है, कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, केओस नहीं होता है, हर एक इंसान को पता होता है कि उसको क्या काम करना है और कैसे करना है। तो दिस टेक्स केयर ऑफ डीमेरिट का, डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट। अगर आप डेलीगेशन समझ गया तो डिसेंट्रलाइजेशन इज एज गुड एज दिस, बट हां इसका डिफरेंस है जिसको हम लोग आज ही के सेशन में डिस्कस करेंगे। हम लोग लेकिन बढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट पे। देखिए, हर चीज का अपना, हर सिक्के का दो पहलू है। तो जैसे डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा है उसी तरह उसका नुकसान भी है। सबसे पहला, हैवी ओवरहेड। अब आप सोचो, डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल में हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, सबको काम देना पड़ता है, सबके काम को मॉनिटर करना पड़ता है, तो भैया खर्चा तो ज्यादा हो गई। इसीलिए देखा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी है वो लोग डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल पर ज्यादा काम करते हैं, और जो छोटे छोटे कंपनीज है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सेंट्रलाइजेशन मॉडल पर काम करते हैं। सबसे पहला, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। डे टू डे ऑफिस एक्सपेंस बहुत ज्यादा लगेगा, दुनिया भर का स्टाफ लगेगा, आपको ट्रेंड मैनेजर्स लगेंगे। सेंट्रलाइजेशन में तो क्या है ना, सर क्या करना है मैं बता दिया, सर ये करना है क्या, ये कर लो, ऐसे कर लो। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट होता है उनको खुद को डिसीजन लेना होता है, तो आप ऐसे अनट्रेंड लोगों को नहीं रख सकते हो, आपको पढ़े लिखे ट्रेंड लोगों को रखना पड़ता है ताकि वो लोग खुद अपना डिसीजन ले सके। कभी कभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कभी कभी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि क्या होता है ना, एक तो या तो मान लो डिपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े हो गए, डिपार्टमेंट्स बिकम टू लार्ज, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी हर एक डिसेंट्रलाइज यूनिट अपने खुद के ऑब्जेक्टिव के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता है। तो सेक्शनल इंटरेस्ट, मतलब हर एक डिसेंट्रलाइज यूनिट का जो इंटरेस्ट है, में ओवरशैडो द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहला हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या पढ़ा, हैवी ओवरहेड्स। दुनिया भर का स्टाफ आपको डुप्लीकेट करना पड़ता है, तो आपका ऑफिस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेक्शनल इंटरेस्ट में ओवरशैडो दी लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एक डिसेंट्रलाइज यूनिट अपने खुद के इंटरेस्ट में इतना मशरूफ हो जाता है, इतना इंग्रॉस्ड हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सर ऑब्वियस सा बात है, अगर डिसीजन मैं अकेले लूंगा तो सारा डिसीजन यूनिफॉर्म होगा, बट अगर डिसीजन अलग अलग लोग लेंगे तो हो सकता है डिसीजन यूनिफॉर्म नहीं हो। इनकंसिस्टेंसी में अराइज इफ द यूनिट्स डू नॉट फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन में ये प्रॉब्लम आई गई, यूनिफॉर्मिटी भी हो सकता है, बट फिर आपको वैसा स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, वैसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि सारे का डिसीजन सेम है। बट ऐसा देखने मिलता है डिसेंट्रलाइज यूनिट में कि उनके जो पॉलिसीज है वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर एक जन अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। एंड नेक्स्ट, एक्सटर्नल कांस्टेंट। एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में भी रिड्यूस। आपने डिसेंट्रलाइज किया, सब कुछ किया, बट कभी कभी इंटेंस कंपटीशन के कारण, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण, या फिर जो स्टाफ है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो सबऑर्डिनेट, उनका कॉस्ट इतना बढ़ रहा है कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन का कभी कभी बेनिफिट देखने नहीं मिलता है। तो चार इसका मेन डीमेरिट है जिसको आपको एकदम डिटेल तरीके से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी ओवरहेड्स। Heavy overheads. Why overheads? Because we have to maintain many function. We have to maintain many staff. उनका cost लगता है. Sir, coordination becomes a problem because sectional interest overshadows the large organizational objective. Third, sir, lack of uniformity, inconsistent decision. And next, external constraint. आपने decentralized तो बड़े बखूबी तरीके से किया, but the problem is maybe government intervention, rising competition, या executive का cost बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, which becomes a problem.
हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट दो टॉपिक, सबसे पहला सर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो सर सेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के पास सारा पावर रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को सिस्टमैटिकली डिस्पर्स कर दिया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट का रोल ना के बराबर है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल है। सर सेंट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बड़ी इजीली तरीके से होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट होता है। यहां पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है, बट यहां पे डिसीजन बहुत फास्ट लिया जाता है। सर डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट के ऊपर सारा बर्डन है, यहां पे टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ना के बराबर बर्डन है। पहले मैं आपको बोला सेंट्रलाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। हम लोग ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बनता है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला, डेलीगेशन करना क्या कंपलसरी है? द आंसर इज यस, मैंडेटरी है। आप सारा काम खुद से नहीं कर सकते हो, आपको अपने ड्यूटीज को लोगों को असाइन करना पड़ेगा, उनको पावर इंटरेस्ट करना पड़ेगा, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो बड़ा हो, सबको करना पड़ेगा। बट सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। अभी भी आपके मन में डाउट होगा सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए हम ध्यान से समझा रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज शेयर्ड बाय टू, बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज शेयर्ड बाय मेनी। जब अपने डेलीगेशन करते हैं तो पावर दो लोगों में मल्टीप्लाई होता है, बट जब हम लोग डेलीगेशन करते हैं तो पावर कई सारे लोगों में मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी का सीईओ है, सीईओ ने अपना पावर दिया मान लो परचेज हेड को, सेल्स हेड को, तो सीईओ ने क्या किया? अपने पावर को डेलीगेट किया। अब इन्होंने अपने पावर को और दो लोगों में किया, इन्होंने डेलीगेट किया, बट जो ओवरऑल हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब डेलीगेशन हुआ तो पावर दो लोगों में स्प्रेड हुआ, बट डिसेंट्रलाइजेशन पावर कई सारे लोगों में स्प्रेड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इसका बड़ा सिंपल सा डेलीगेशन, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बर्डन खत्म हो जाएगा, बट डिसेंट्रलाइजेशन से आपके पास ऑटोनॉमी आएगा, डिसीजन मेकिंग का पावर आएगा। डेलीगेशन का स्कोप नैरो है, दो लोगों में पावर स्प्रेड हो रहा है, बट डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे लोगों में पावर स्प्रेड हो रहे हैं। डेलीगेशन मतलब शेयरिंग ऑफ वर्क, यहां पे रिजल्ट। उसके बाद फ्रीडम, मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, डेलीगेशन में यू विल बी हैंड अकाउंटेबल, बट यहां पे लेस कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। सो दिस टेक्स केयर ऑफ आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग का रिवीजन। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कहीं भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो डू लीव अ कमेंट वीडियो के नीचे एंड आई ट्राई टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड और एकदम जोर शोर से पढ़ाई रखो, क्योंकि एग्जाम्स आर जस्ट नॉकिंग द डोर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।